नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी घटना चक्र का 6 सीरीज चलाने जा रहा हूं और साथ ही साथ इसको हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है, जो कि आपको बिना पढ़े कोई भी एग्जाम आज के समय में क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ हम आपको इसमें कंसेप्ट, जहां जरूरत होगा कंसेप्ट पे बात करेंगे, अधिक से अधिक हम आपको फैक्ट की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह एक पीवाईक्यू सीरीज तो है ही। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे होते हैं, कुछ क्वेश्चन फैक्ट के बेस पे होते हैं। और साथ ही साथ यह पीवाईक्यू सीरीज एक प्रकार से है जो 1990-2025 तक के क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ से कैसे संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको इलिमिनेशन ट्रिक भी बताएंगे, जो आपको यह सिखाएंगे कि क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, फैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप आंसर तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी हम बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल से आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, साथ ही साथ ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट, अन्य सब्जेक्ट का भी सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अन्य सब्जेक्ट का भी सीरीज देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, पीसीएस क्लियर करना है, तो दोस्तों कई बार आपको यहाँ पे बाधाएं भी मिलेंगी, ठोकर भी मिलेगा, असफलता भी मिलेगा, लेकिन आपको जो है हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि उससे लड़ना है, कमजोरियों से लड़ना है और आगे बढ़ते रहना है, जिसमें हमारी टीम पूरी तरह से जो है आपको मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास पे चलते हैं। ठीक है, आज का पहला टॉपिक को जो है नदियों के बारे में है, अपवाह तंत्र, गंगा नदी के बारे में है। दोस्तों, नदियों से जो है हर साल क्वेश्चन काफी आता है और यहाँ से जो है क्वेश्चन हर साल कम से कम यूपीएससी हो या पीसीएस हो, जो यहाँ से हर साल जो है कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं। ठीक है, और इसलिए जो है ये कोई भी एग्जाम का ये एक बहुत ही बड़ा मेन फैक्टर बन जाता है। तो नदियों के बारे में हम आपको कुछ फैक्ट बताते हैं और साथ ही साथ जो है हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहाँ पे जो अदर फैक्ट भी होंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मोटी मोटी बातें हम आपको बताते हैं। गंगा नदी की अपवाह तंत्र में जो है कौन सी इसकी सहायक नदी है और कौन कौन से, किस दिशा से, कौन से एरिया से निकलता है, कौन से एरिया से जाता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले जब गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, तो वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियां आपस में मिलके गंगा नदी बन जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी में जैसे ही आगे आती है मैदानी क्षेत्रों में, तो यहाँ पे रामगंगा नदी सहायक नदी मिलती है। रामगंगा के बाद एक शारदा नदी भी है। शारदा नदी कोरियला नदी, घाघरा के साथ और राप्ती के साथ मिलते हुए गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, और गोमती और सई नदियां भी मिलती हैं आपका गंगा नदी में। और इधर गंडक नदी भी है, लाल, बकया, बागमती, ये सारी नदियां जो है गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, घूगरी, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां आपको गंगा नदी में मिलती हैं। यमुना एक सहायक नदी है गंगा नदी की, और यमुना नदी की भी जो सहायक नदियां हैं, यहाँ आप बनास देख सकते हैं, चंबल देख सकते हैं। चंबल नदी की सहायक काली नदी, पार्वती, ये सारी नदियां मिलकर यमुना नदी में मिलती हैं। यमुना नदी जो है साथ ही साथ सिंध नदी भी इसकी सहायक नदी है। बेतवा नदी भी सहायक नदी है। बेतवा की एक सहायक नदी जमनी है। ठीक है, और धसन है, बिरमा है, और इसके बाद जो है केन नदी है। केन नदी भी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, टोंस जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, और साथ ही साथ सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, और रिहंद, कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सारी नदियां, इसको आप अच्छे से माइंड मैप एक बना लीजिए कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है और कौन से प्रदेश से होके जाती है और उसका क्रम क्या है। कई बार यहाँ पे आपको जो है पूछेगा पश्चिम से पूरब की तरफ जो है नदियों का क्रम क्या है, जैसे इसमें पूछ लेगा बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस तरह से आपको पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम इस तरह से भी पूछ लेता है। और गंगा नदियों में जो सहायक नदियां हैं उसका भी पश्चिम से उत्तर का क्रम क्या है, इसको भी आपको जो है मैप के साथ जो है देखते रहिए। आप क्लास करते समय जो है हमारे चैनल को जो है वीडियो को देखते हुए आप साथ ही साथ मैप को साथ में लेके बैठे, मैप को भी देखते रहें कि मैप में जो है कौन सी नदी कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बताते हैं
यहाँ पे कौन सी नदी किस जगह से निकलती है और कहाँ पे वो गिरती है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल आता है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले गंगा नदी है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गोमुख जो है ग्लेशियर है वहां से। और ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। यमुना, यमुनोत्री, हिमनद, बंदरपुछ ग्लेशियर से। और ये कहाँ गिरती है, ये गंगा की सहायक नदी हो जाती है, गंगा में मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, शारदा नदी जिसको काली नदी भी बोलते हैं, मिलाम हिमानी से जो है, कुमायूं हिमालय में मिलाम हिमानी है वहां से निकलती है और ये घाघरा में जाके मिल जाती है। कोसी गोसाईनाथन नेपाल हिमालय की जो है नदी है और ये कहाँ मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा की सहायक नदी हो जाती है, कहाँ पे, पटना में। ठीक है, रामगंगा दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी, सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये पटना में गंगा में मिल जाती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हुगली कोलकाता के निकट में मिल जाती है। चंबल चंबल जो है डॉक्टर अंबेडकर नगर जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना इटावा के निकट जो है ये मिलती है, यमुना में। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ फैक्ट आपको बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चन में जब डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किस चीज का उदाहरण है, ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का है। ठीक है, आगे देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, ये पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा में राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए या आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसमें पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश को प्रवेश करने के बाद गंगा को क्या क्या बोला जाता है बता दिए आपको। बांग्लादेश वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को रिपीट भी कर रहा है, क्वेश्चन को नेचर को भी समझ सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। ठीक है, इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों द्वारा होता है। 2/3 भाग बांग्लादेश और एक भाग जो है भारत में पाया जाता है। आगे देखते हैं कथन कारण दिया है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है और जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। गंगा नदी प्रदूषित नदी है, तो गंगा नदी प्रदूषित नदी है, इस समय तो बहुत प्रदूषित हो गई है। आप कानपुर के एरिया में और प्रयागराज में देख सकते हैं, वहां पे काफी प्रदूषित हो गई है। तो ये कथन तो सही है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये कारण सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हुआ है लेकिन आर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें बोला है जो हम आपको समझा दिए। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग कितना होता है, 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन वही बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और कूट को सही उत्तर चुनें। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स को पहले पकड़िए। एलिमिनेशन का ट्रिक सबसे पहले आप समझिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखें। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे तो आप कई सिंपल क्वेश्चन को गलत करने से बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर है, ये बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है, तो ये फैक्ट जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको वही बातें हैं, वही चीजें जो उसमें क्वेश्चन में दिया है वही सारा इसमें डिटेल दिया है। अब लास्ट वाला देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में जोशी मठ बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जोशी मठ में। जोशी मठ होता तो सही हो जाता। आगे देखते हैं। स्थल और नदियों का संगम दिया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, इसको जो है कमीशन ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था,
जो कि इसका आंसर होना चाहिए। हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के ही बता देते हैं। स्थल रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग का मिलन बिंदु सूची में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है। अलकनंदा पिंडर एवं भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है, ठीक है। जबकि नंद प्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुलेमित नहीं है। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आयोग ने इसको बी आंसर माना था। तो इसमें जो है आयोग के अनुसार अभी अगर इसको बी मानेंगे तो इसका क्या हो जाता फिर, तो ए का 2 हो जाता, ए का 2, बी का 4 हो जाता, बी का 4 और सी का 3 हो जाता, सी का 3, ठीक है, और डी का 1। तो ये आयोग के अनुसार अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुलेमित है स्थान और नदियों का संगम। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और टिहरी। तो इसको देखते हैं आगे आंसर में क्या क्या दिया है। तो इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देवप्रयाग में क्या कौन सी नदी का संगम है, अलकनंदा भागीरथी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, टिहरी भागीरथी और भिलंगना है, ठीक है। ज्ञातव्य विष्णुपुरा प्रयाग में विष्णु गंगा, जिसे इस बिंदु के बाद अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, धौली गंगा में मिलती है, ठीक है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। आगे देखते हैं देवप्रयाग अलकनंदा और कौन सी नदियों का संगम स्थित है, भागीरथी, ठीक है। आगे देखते हैं मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है, अलकनंदा से, ठीक है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोन प्रयाग में सोन वासुकी गंगा में मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा में मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी नदी है, काली नदी की सहायक नदी। पूर्वी धौली नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुटी, सरयू, लोहावती और लधिया आदि है। आगे देखते हैं निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तो कहां मिलती हैं, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी स्थल के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा नदियों का संगम है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पे अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है, तो यह तो आपको बता दिए देवप्रयाग में। निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग, वही क्वेश्चन। उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो उस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, वो अलकनंदा। बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है, जबकि केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पे है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और कई बार दोस्तों नदी और इसकी लंबाई भी उसका क्रम पूछ लेता है, तो आप यहाँ देखिए इसकी लंबाई गंगा नदी की 2525, गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851 किलोमीटर। तो नदियों का लंबाई भी आप देखते चलिए, कई बार क्रम पूछ लेता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, आपको बता ही दी पहले ही। ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। तो भारत में पूछा था, तो इसलिए भारत में हम बात करेंगे, ठीक है। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की प्रमुख नदी है, इससे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 1818 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। आगे देखते हैं गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है। तो गंगा नदी का उद्गम जिसका उद्गम मैदान में है, सोन, शारदा, सरयू। आगे देखते हैं मैदानी क्षेत्रों से कह रहा है कि मैदान से कौन सी निकलती है, तो गोमती नदी है, ठीक है।
गोमती नदी का उद्गम गोमतताल फुल्लर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में से निकलती है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्राह में गंगा में मिलने वाली नदियों हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, देखिए ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी सहायक नदी, इसकी जो है सही अरेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट गाजीपुर में गंगा नदी में मिलती है। घाघरा नदी गंगा नदी के बाहर बिहार में छपरा के निकट सारण जिले में मिलती है। गंडक नदी गंगा नदी से बाहर पटना में के निकट सोनपुर जिला में मिलती है। कोसी नदी गंगा नदी के बाहर बिहार में कटिहार जिले में मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्रम क्या हो जाएगा, गोमती, गंगा, घाघरा, गंडक और कोसी। आगे देखते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में समय यमुना नदी मृत हो जाती है। तो इसमें जो है कारण और कथन दिया है। ठीक है, तो ये कारण कथन जो है सही है। आगे देखते हैं। यमुना असतत वाहिनी नदियां है। असतत वाहिनी नदी नहीं है बल्कि सतत वाहिनी नदी। हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो दोस्तों सतत वाहिनी नदी होती है। सतत वाहिनी नदी कौन सी होती है, जिसमें हमेशा 12 माह जो है उसमें पानी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हम वहीं बताएंगे जहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, वहीं पे हम बात करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, तो कौन सी नदी है, रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। रामगंगा जो है क्या बोला है, नदियों में कौन सा यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, बाकी और यमुना। यमुना नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, बंदरपुछ में। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ शिखर में होता है। आगे देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें और पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व का क्रम इसमें देखिए बेतवा, केन, सिंध, चंबल है। तो इसमें जो है क्रम क्या हो जाएगा, इसमें जो है सबसे पहले चंबल आता है। ठीक है, सबसे पहले चंबल, फिर सिंध आता है, उसके बाद जो है बेतवा, फिर और केन। केन जो है सबसे पश्चिम में हो जाएगा, सबसे पूर्व में हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें भी वही क्रम दिया है। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। यमुना नदी से नहीं मिलती है कौन सी नदी, सोन नदी। सोन नदी कहाँ मिलती है, वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना नदी की सहायक नदी। आगे देखते हैं। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, वो है बेतवा। बाकी छिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये चंबल में मिलती है। आगे देखते हैं। आगे, बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्यन पहाड़ी से। बेतवा नदी मिलती है कहाँ पे मिलती है, यमुना में मिलती है। आगे देखते हैं। इसमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, वो है आपका सोन। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिण तट दाहिने तट पर मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं में नहीं मिलती। ठीक है, बाएं में कौन सी गंगा नहीं मिलती है, आपका सोन नदी, ये दाएं साइड से मिलती है। आगे देखते हैं। कौन सी नदी यमुना सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी नदी है, वो कैमूर नदी है। यमुना सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। ठीक है, सोन नदी प्रायद्वीप भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जलग्रहण क्षेत्र से भी जो है क्वेश्चन आता रहता है, तो सर्वाधिक जलग्रहण किसका है? ये सोन नदी का है इन सारी नदियों में। महानंदा का 23,700 वर्ग किलोमीटर, सोन नदी का 70,055 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा का 30,811.48 वर्ग किलोमीटर, गंडक का 45,731 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी। आगे देखते हैं। इसका अन्य नाम भी है, शालिग्रामी भी इसका अलग नाम है। इसे उत्तरी भाग में काली या कृष्ण गंडक भी कहते हैं। ध्यातव्य है कि गंडक नदी धौलीगिरी श्रेणी के उत्तर में नेपाल तिब्बत सीमा के पास तिब्बत में एक हिमानी से निकलती है। पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। गंडक नदी की मुख्य सहायिका नदी त्रिशूली, बारी, मायांगडी, पंचनद और सरहद है। ठीक है। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपभाग है? वो आपका बंगाल डेल्टा से है। ठीक है। दो हिमालयी नदी गंगा ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय डेल्टा के रूप में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उपभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा, सक्रिय डेल्टा में विभाजित किया जाता है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम कानन गोपाल बागची 1944 में इनका नाम दिए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। आगे देखते हैं। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दाहिने की ओर गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी और पहली यमुना है की सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा मिलती है। ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। बराक नदी दामोदर नदी की एक उपसहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। ठीक है। इस प्रकार बराक, उत्तरी कोयल नदी गंगा घाटी की उप नदियां। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन जरूरी होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जिसमें गंगा की सर्वाधिक नदियां लंबाई पटना 99 किलोमीटर है, दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं? भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं। पुनपुन, अजय। आगे देखते हैं। जलांगी नदी और जोंक नदी जो है गंगा की नहीं है। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय, जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड बिहार में, अजय नदी का प्रवाह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? नए शब्द को अंडरलाइन करिए। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंडन, शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी है वो? पुनपुन नदी। आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होगा उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है।
गंगा का मैदान असम की घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा, अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुमाकृतिक या वृक्षाकार अपवाह के रूप में। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी सिंधु नदी तंत्र महानदी गोदावरी में सामान्यतः वृक्ष के समान जल अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, वर्षा, अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। यह कौन सी प्रतिरूप है? ध्रुमाकृतिक। यह पैटर्न उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां धारा के नीचे की चट्टान की कोई विशेष संरचना नहीं होती। धाराएं सभी दिशाओं में समान रूप से आसानी से फैल जाती हैं। ठीक है, इस प्रारूप में सहायक नदियां न्यून कोणों पर बनती है। आगे जो है ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी एक इम्पोर्टेंट नदी है, और यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी के वो देखिए मानचित्र। यहाँ जो है जब ये तिब्बत चाइना के तिब्बत से निकलती है तो इसको यरलुंग जंगपो इसको नाम दिया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में जब ये आती है तो एक लोहित इसकी सहायक नदी है, और आगे जो है सुनबंसरी इसकी सहायक नदी है, मानस तीस्ता इसकी सहायक नदियां हैं, बराक नदी भी जो है इसकी सहायक नदी है, और बांग्लादेश में जब आती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है, और गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। तो दोनों मिलके जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इस नदी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में जब चर्चा करेंगे उसके बारे में फैक्ट अपने आप चीजें आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में यरलुंग जांगपो नदी किस नदी को बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? कौन सा स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये तीनों नदियां आपका मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बराक, लोहित, सुनबंसरी उपरोक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है वो कौन सी नदी है? लोहित और सुनबंसरी। ठीक है, बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर नागालैंड के मध्य सीमा बनाते हुए असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? किस किस उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। बहाव क्षेत्र किससे संबंधित है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से संबंधित है। तिब्बत मतलब चाइना के मतलब है चाइना से। किस नदी का विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है? तो कौन सी नदी का है? ब्रह्मपुत्र नदी का। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपी तंत्र है। ठीक है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो है दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तीनों नदियां इसकी सहायक नदी है। डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी जिले, लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से उद्गम। यह नदी अरुणाचल प्रदेश कामेंग के नाम से, असम में जिया भरेली नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक। लोहित पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में कथन दिया है और यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, सही आंसर आपको ढूंढना है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो इसका ये जो है इसका उद्गम सिक्किम तो है, लेकिन जो है तीस्ता नदी का वही उद्गम है जो ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का निकास जो है मानसरोवर के आसपास होता है। तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलती है। इसका आंसर ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ये सही है बिल्कुल।
तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। बंगाल की खाड़ी में सीधा नहीं मिलती है, बल्कि ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसका आंसर केवल एक सही हो जाएगा, बी। देखते हैं आगे। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में स्थित खांगचुंग छो हिमनदी झील से छोम्बो छू नदी के रूप में 8280 मीटर की ऊंचाई से होता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित आंगसी हिमनद से होता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है और उसके बाद बंगाल खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? कौन कौन से स्रोत एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के। आगे देखते हैं। तो दोनों का ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है, जबकि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत पठार के निकट मानसरोवर झील से होता है। तो दोनों नदियों का स्रोत बिंदु तिब्बत का पठार लगभग एक ही है। ठीक है। आगे देखते हैं। कथन कारण दिया है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट जो है कथन सही है। नदी अवग्रहण हिमालय की एक प्रमुख विशेषता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी का अंग थी। दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 में बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया। पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई और नदी अवग्रहण हिमालय की एक प्रमुख विशेषता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपर्दन करके समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदियों के जल को अपनी धारा में मिला रहता है। ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत की नदियां जो है हम आपको कुछ नदियों के बारे में बता देते हैं, बाकी आपको जो क्वेश्चन कराएंगे तो आप उसमें देखते चलिए। यहाँ पे देखिए दामोदर नदी है और स्वर्ण रेखा है, कोयल नदी है, महानदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं। इधर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये भी आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए पेनगंगा, वर्धा और मंजरा, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती भी सहायक नदी है और यहाँ पे कहाँ गिरती है? बंगाल में। और कृष्णा नदी जिसकी सहायक नदी भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा भी सहायक नदी है। ठीक है। और ये पेन्नर, उत्तर पेन्नर है, दक्षिण पेन्नर, ये दोनों बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कावेरी, बेंगई दोनों बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो इन नदियों का हम कहाँ पे उद्गम होता है, उनकी लंबाई क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन नदियाँ एक तो उसका उद्गम पूछता है कई बार, और कई बार उसकी लंबाई का क्रम पूछ लेता है, और कई बार उसका पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण में उनका क्रम क्या है उसको पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। लंबाई भी याद करते रहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ताप्ती मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है 724 किलोमीटर। गोदावरी तमकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है 1465 किलोमीटर। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र 1400 किलोमीटर। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागू कर्नाटक 800 किलोमीटर। महानदी सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ 851 किलोमीटर। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वहां पे चीजें समझ में आ जाएगा। कथन कारण दिया है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। पश्चिमी घाट की नदियां वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती। तो जो नदी छोटी होगी और उसका प्रवाह क्षेत्र छोटा होगा तो वहां पे ज्यादातर जो है डेल्टा का निर्माण नहीं होता। डेल्टा का निर्माण वहां पे होता है जहाँ पे नदियां बड़ी होती हैं और लंबी दूरी तय करती हैं और अपने साथ अवसाद बड़ी मात्रा में लेके आती हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर रहा हूं।
पश्चिमी घाट से निकलकर नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं, छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपको समझा ही दिए थे। कथन कारण, प्रायद्वीपी भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती। तो पहला कथन तो सही है, नर्मदा ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है, नर्मदा ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे का जो है सही व्याख्या भी करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। प्रायद्वीपी भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है ये नदियां पठार के ढाल के अनुसरण न करके भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों जो है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। ठीक है, तो यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। यह विंध्य सतपुड़ा के बीच बहती है, पूर्वी का ढलान मध्य भारत के पश्चिम की ओर। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं इसमें, इस एक्सप्लेनेशन में। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है। सबसे बड़ा मेजर कारण क्या है? भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है, मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। तो इस प्रकार एक और दो सही हो जाएगा। ठीक है, जो विकल्प में नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतीय श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन कारण दिया, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिम की जो भी नदियां हैं पश्चिमी घाट की, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। दूसरा सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसका प्रमुख कारण भ्रंश घाटी से होकर बहना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नदी का निर्माण नहीं करता है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित नदियों में कौन एक अन्य से अलग है? अन्य से अलग कौन सा है? नर्मदा नदी। बाकी तुंगभद्रा, पेनगंगा, ये सब जो है ये क्या नाम से पे ऑफ बंगाल में गिरती है। आगे देखते हैं। प्रश्नगत नदियों में तुंगभद्रा, पेनगंगा महानदी पूर्व की दिशा में प्रवाहित होकर बंगाल में गिरती है, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होते अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होता है। यह विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल। ठीक है, लक्षणों दिए गए लक्षणों में संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो इसका आंसर जो है गलत दिया है। इसमें दोनों आंसर सही होना चाहिए। आगे देखते हैं। अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विभ्रंश घाटी से कौन सी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। आगे देखते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वही होगी ताप्ती नर्मदा। इसी में से होगा कोई ऑप्शन। इसमें ताप्ती दिया है, ताप्ती देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी वही है। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? कौन सा जनपद नर्मदा का बेसिन का भाग है? राजनांदगांव जो है नर्मदा बेसिन का भाग है।
छत्तीसगढ़ में उपयुक्त जनपदों में राजनांदगांव जनपद जो है ये गंगा नदी और नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, सोन नर्मदा महानदी कहाँ से निकलती है? सोन नर्मदा महानदी, सोन नदी नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है। तो ठीक है, अमरकंटक अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सोन नदी की वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत बिलासपुर जिले के सोन बच्छरवार। सोन नदी का उद्गम को लेकर दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपने अपने दावा करते हैं। इसका अलग अलग फैक्ट दिया है। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में वेबसाइट पर बताया गया है कि इस जिले में सोनमुड़ा नामक स्थान पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को अमरकंटक पहाड़ी सोनमुड़ा में ही सोन नदी का उद्गम स्थल दिखाया गया था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकाशित स्रोतों में सोन नदी का उद्गम स्थल के रूप में अनूपपुर के जिले में सोनमुड़ा लोकप्रिय से माना जाता है। छत्तीसगढ़ का मानना है कि अनूपपुर वाले सोनमुड़ा का प्रवाह अमाडोब नाला, माटी नाला से होकर हरपा नदी में मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, तो इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। 1 और 2 सही हो जाएगा। पश्चिम की ओर और भी अन्य प्रवाहित नदियां कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और माही। राप्ती घाघरा की एक सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा होगी। निम्नलिखित में नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पश्चिम घाट से कौन नहीं निकलती है? ताप्ती और तापी। आगे देखते हैं, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई बैतूल जिला के निकट सतपुड़ा शिरडी से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी, कावेरी, कबाम पश्चिम घाट से निकलती है। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाएं किनारे नदी पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी का उद्गम गाविलगढ़ पहाड़ी से होता है। पूर्णा नदी की सहायक नदी मैन, चंद्रभागा, वैन है। पूर्णा नदी गोदावरी नदी की भी सहायक नदी है। पूर्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में कौन सी? ताप्ती नदी हुई। आगे देखते हैं, कौन सी नदी और 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मिल आगे चल के पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ताल कावेरी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में फैला है। पुहार तमिलनाडु के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी में विस्तृत है। ठीक है, पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। आगे देखते हैं, कावेरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर। मिलाने वाला क्वेश्चन, नदियां और उद्गम क्षेत्र कहाँ कहाँ पे होता है? तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दूसरा जो है साबरमती का मेवाड़ पहाड़ी से, और 3 ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा पहाड़ी से, और दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ से। ठीक है, कावेरी नदी
ब्रह्मगिरी पहाड़ी, साबरमती, मेवाड़ पहाड़ी, ताप्ती नदी, सतपुड़ा, दामोदर, छोटा नागपुर। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी, सॉरी, जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, इस लेकिन कई जगह कई सोर्स में जो है गोदावरी को भी बोला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये दिया गया है। मतलब कावेरी को एक दक्षिण का गंगा बोलते हैं, लेकिन कावेरी नदी जो है एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को जो है दक्षिण का गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आयोग ने इसको आंसर क्या माना है? ए माना है, कावेरी को। कृष्णा नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? कृष्णा नदी विवाद किन राज्यों के बीच में है? कृष्णा नदी विवाद का तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में चलता आ रहा है। आगे देखते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा नदी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती नदी। ठीक है, इनकी लंबाइयां भी देख लिया। गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851, ताप्ती 724। आगे देखते हैं। लंबाई की दृष्टि से नदियों का घटता हुआ क्रम महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। इसका घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, नर्मदा 1312, महानदी 851। निम्नलिखित प्रायद्वीपी नदियों में किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? तो गोदावरी नदी। आगे देखते हैं। तो लंबाई तो बता ही दिए आपको। निम्नलिखित में सबसे लंबी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी लंबी है? नर्मदा नदी। ये सारे ऑप्शन में जो है नर्मदा नदी सबसे लंबी है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने के बाद 2015 में किया गया था। और नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपी नदियों में 16 लिंक नदी, हिमालय नदियों 14 नदियों से 14 लिंक नदी का प्रस्ताव है। प्रायद्वीपी भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। प्रायद्वीपी भारत का पूर्व दिशा से बहने वाली, पूर्व से बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण क्रम क्या हो जाएगा? सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन में भी वही चीजें दी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? कृष्णा नदी बंगाल में गिरती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के ठीक उत्तर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल नजदीक मैकाल श्रेणी से निकलकर लगभग 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई श्रेणी से निकलकर लगभग 700 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, बल्कि कावेरी नदी जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कोडागु जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा नदी है? नर्मदा, ताप्ती, सिंधु और महानदी। ये तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन ये आयोग ने सही से नहीं बनाया है इसको। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी अन्य तीन से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है। तो ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, तो इसका आंसर आप अपने जो है इसका 2 आंसर हो जाना चाहिए फिर, तो इसलिए अभी इसको छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? वो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती।
नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सब एस्चुरी नदी आती है। एस्चुरी नदी जहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले सिहावा पहाड़ी से निकलती है, 800 किलोमीटर लंबी। यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा प्रवाहित होते हुए पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती नदी। कौन सी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ये ई आंसर सही होगा। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इब, मांड आदि। निम्नलिखित में कौन सी नदी महानदी के दक्षिण दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? कौन सी नदी है? वो तेल नदी। आगे देखते हैं। शिवनाथ, हसदेव, मांड, इव और इव महानदी की बाएं तटवर्ती नदियां हैं, जबकि ओंग और तेल, जोंक महानदी के दाएं तटवर्ती सहायक नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? जल का अभाव किसमें है? साबरमती और ताप्ती नदी में। साबरमती, ताप्ती नदी घाटों में जल का अभाव पाया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी प्रमुख महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, दूसरा अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है वो? अमरकंटक। अमरकंटक क्षेत्र है जहां से दोनों नदी प्रवाहित होती है। अमरकंटक से सोन नदी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बिहार में पटना में मिलती है, गंगा में मिलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी, तो ये भी आंसर सही गलत हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। केरल में प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी, कबानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी। आगे देखते हैं। गोदावरी, कृष्णा। तो गोदावरी की सबसे बड़ा जल ग्रहण है गोदावरी। नर्मदा नदी का जल ग्रहण 98,796 वर्ग किलोमीटर। महानदी का 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। गोदावरी का 3,12,812 वर्ग किलोमीटर और कृष्णा नदी का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो जलग्रहण क्षेत्र भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से भी ऑप्शन क्वेश्चन बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कौन सी नदी है? महानदी। ठीक है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के मध्य 98,796 वर्ग किलोमीटर। कावेरी नदी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी 81,155 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती नदी का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के 65,145 वर्ग किलोमीटर। भारत का दूसरा बड़ी नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपी भारत की। ठीक है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी गोदावरी है, इसकी लंबाई 1465। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट निकलती है, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी 1312 वर्ग किलोमीटर 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 851, कृष्णा की 1400। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपी भारत की नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी भारत की। ठीक है, वही क्वेश्चन जो रिपीट है उसको नहीं देखेंगे। नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी है? बैतरड़ा। बैतरड़ा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है।
गोदावरी नदी भी त्रियम्बकम पहाड़ी के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इसमें देखिए वंशधरा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है और पेन्नार। पेन्नार को हम जानते हैं दोस्तों कि ये एक स्वतंत्र नदी है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तो अगर आप चार ऑप्शन को काट देते हैं तो एक होगा, एक जो है वंशधरा, वंशधरा भी नहीं है, इंद्रावती और प्राणहिता हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो गोदावरी की सहायक नदी में प्राणहिता और बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदियों के मिलने से प्राणहिता नदी बनती है। मानेर, इंद्रावती, सुबरी, मंजिरा और मंजारा, उड़ा, प्रवरा आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं। पेन्नार और वंशधारा नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदी हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र नदी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित कौन सा नहीं है? प्राणहिता महानदी, महानदी जो है एक स्वतंत्र नदी है, तो ये सुलेमित नहीं है। प्राणहिता नदी जो है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, न कि महानदी की। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा एवं मृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा का संयुक्त प्रवाह से उर्ला, मंजिरा, मंजरा इसको बोलते हैं, इंद्रावती, सागरी, मनेर, मानेर, प्रवरा आदि। कावेरी नदियां की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा इत्यादि। कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। ठीक है, कावेरी नदी जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत के कावेरी नदी की सहायक नदी है। यह केरल राज्य के वायनाड जिले में पनामारम मंततावड़ी नदी के संगम से निकलती है। कर्नाटक के तिरुकुदालु नरसीपुरा में कावेरी नदी में समाहित हो जाती है। कावेरी नदी का प्रवाह लगभग 800 किलोमीटर और बेसिन 81,155 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किस नदी की घाटी खड भूमि के लिए विख्यात है? वो है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में डॉक्टर अंबेडकर नगर के निकट जाना पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया जाता है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे रेवायन भी कहा जाता है, चंबल खंड भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा। क्या विचार करना है, देखते हैं आगे। उपरोक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदी निकलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 और 4। ब्राह्मणी ऊपरी भाग में दक्षिण कोयल के नाम से जानी जाती है और सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची पठार के होता है, जबकि नागावली वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट में होता है। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी में किस गांव के पास से निकलती है? वो नगरी गांव। सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव पिस्का गांव से निकलकर कुछ दूर प्रवाहित होते हुए गुंडरू जल प्रपात का निर्माण करती है। यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है वो, इसमें देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी लगभग 23 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश से निकलती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक तो स्वर्ण रेखा काटती है, ठीक है, वो स्वर्ण रेखा नदी। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्रमशः 23 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तथा 22 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश होता है। उत्तरी कोयल कर्क रेखा को 1 बार काटती है केवल। ठीक है, तो जबकि दक्षिण कोयल इस रेखा को कभी भी काटती नहीं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा को 1 बार काटती है। अतः मतलब एक ही आंसर होना चाहिए था, स्वर्ण रेखा केवल होना चाहिए था। तो इसमें ऐसा ऑप्शन बनाया नहीं है, तो इसलिए इसको हम हटाते हैं क्वेश्चन को। मलगेर नदी का उद्गम स्थल
बैलाडीला पहाड़ी से होता है, ठीक है। यह नदी साबरी नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं, मिलान करने वाला है नदी और उद्गम स्थल, मांड, बनास, चोंक, केलो। तो इसमें देखिए, तो मांड नदी जो है कहाँ से निकलती है? मांड नदी आपका मैन पार्ट से निकलती है, ठीक है। तो एक का अगर चार आप मिलाएंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मांड नदी मैन पार्ट से निकलती है, बनास देवगढ़ पहाड़ी से, जोंक सोनपेरा पहाड़ से, केलो लुडेंग पहाड़ी से, ठीक है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा आपका नर्मदा नदी। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? चंद्रहासिनी देवी का। आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन जरूरी होगा हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अन्य नदियों के बारे में देखते हैं। अन्य नदियों के बारे में चर्चा करते हैं और इनका निकास कहाँ पे होता है उसके सबसे पहले जानते हैं, और कहाँ पे ये गिरती हैं। जैसे सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। झेलम वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। चिनाब नदी की सहायक नदी है पाकिस्तान में। चिनाब बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में निकलती है। सतलज नदी पाकिस्तान में मिलती है। रावी रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में निकलती है। चिनाब नदी में मिलती है पाकिस्तान में। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में निकलती है, और सतलज नदी भारत में मिलती है। सतलज राकसताल तिब्बत निकलती है, चिनाब नदी में मिलती है, ठीक है। लूनी अरावली शिरडी से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है। माही मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी भी, ऐसा भी पूछता है नदियों का सहायक नदी भी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, काबुल। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, सतलज स्पीति और बांसपा। क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो उसके सारे फैक्ट मालूम हो जाएंगे। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियां प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी होते हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करते हैं। तो ये पहला फैक्ट तो सही हो जाएगा। हिमालयी नदियां का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये फैक्ट भी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं जो हिमालय ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय वर्षा पर निर्भर करती हैं। हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदी युवा नदी का उदाहरण है, ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण कारण बनती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में तीन नदियों इसमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, और निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सिंधु नदी से सीधे कौन सी मिलती है? सतलज नदी। रावी झेलम नदी चिनाब में मिलती है, चिनाब सतलज में मिलती है, और तत्पश्चात सतलज जो है सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है? वो है काबुल नदी। आगे देखते हैं, सिंधु नदी अटाक के निकट पहाड़ी से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट होता है। यह तिब्बत, भारत, पाकिस्तान प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती है। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? ये लाहौल में। भारत में हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी में चंद्रा भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट होता है। तंडी के निकट चंद्रा भागा का संगम होता है।
यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की सभी श्रेणियों को सतलज नदी काटती है। ठीक है, सतलज नदी काटकर सभी को गार्ज का निर्माण करती है। यह हिमालय पार ट्रांस हिमालय की नदी। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय ट्रांस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया ना, तो कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? रावी नदी। रावी जो है चिनाब की सहायक नदी, सतलज की उप नदी, उप सहायक नदी है। बसपा स्पीति ब्यास की सहायक नदी, वो ब्यास सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर जो है ए और सी दोनों हो जाएगा। दूध गंगा नामक नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। और ठीक है, इस प्रकार ए सी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी गिरती है, और महानदी कृष्णा और कावेरी भी गिरती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, येरला, वरला, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा है। ठीक है, तेल नदी जो है महानदी की एक सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी किसकी है? तुंगभद्रा की। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिलती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा में आधार इस प्रकार स्थापना करने का क्रम सही है। क्रम क्या सही है इनका? किशन गंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। तो इसका क्रम जो है 1 2 3 4 सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में किशन गंगा, गंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। दोआब है और नदियां, उसको मैच करना है। ठीक है, बिस्प नदी, बारी नदी, रचना और चाब नदी। ठीक है, बिस्प, बारी, रचना और चाब नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिस्प नदी किसके बीच? ब्यास और सतलज नदी। बारी नदी रावी और ब्यास के बीच। रचना रावी और चिनाब। चाज चिनाब और झेलम। दोस्तों, इसको याद करने के लिए जो है यहाँ पे देखिए, जैसे बिस्ट है, बिस्ट का मतलब ब्यास आ रहा है बीच में, ब्यास है। बिस्ट यस आधा स है तो यस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 20 कर दिए इसको, 20 बिस्ट मतलब ब्यास हो गया, यस मतलब सतलज हो गया। इस दो आप किसके बीच? ब्यास और सतलज। ये बारी नदी है, बारी नदी बा से जो है, बा से ब्यास हो गया, र से रावी हो गया, तो बारी, ब से ब्यास, र से रावी। बारी दो आप किसके बीच? रावी और ब्यास के बीच। रचना र से जो है रावी हो गया, च ना, और चना से जो है चिनाब हो गया, चना से चिनाब हो गया, तो रावी और चिनाब। चाज जो है च से चिनाब हो गया, जैसे झेलम हो गया, जैसे झेलम समझ लीजिए उसको। ठीक है, जैसे झेलम। तो इस तरह से कीवर्ड्स को पकड़ के आप उसको याद कर सकते हैं, कौन सा दोआब में कौन सी नदी। दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो किससे निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से। दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती हैं। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि महानदी हुगली नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। निम्न नहरों में किससे दामोदर नदी से निकाला गया? एडन नहर का निर्माण 1881 में हुआ था। यह दामोदर नदी से निकाली गई थी। 16,000 हेक्टेयर में भूमि सींचती थी। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी कौन सी नहीं है? इंद्रावती नदी।
इंद्रावती नदी किसकी नायत है? इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के खमार पाट पहाड़ी से होता है। यह झारखंड पश्चिम बंगाल में बहती है। सहायक नदी बारकी जमुनिया बराकर है। दामोदर नदी ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, जो उड़ीसा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? हुगली नदी। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। भारत में निम्नलिखित नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है। कौन सी जो है? महानदी भी है, दामोदर, सोन, ये सारी जो है कोयले के भंडार से संबंधित है। 90% कोयला अधिक भंडार उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है। गोंडवाना तंत्र में प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी, महानदी कोयला घाटी, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। आगे देखते हैं, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर मिलती है? दामोदर और भेरा, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में किस एक में निम्नावलन डाउन ड्रॉपिंग के कारण भीभ्रंश घाटी है? तो दामोदर नदी। डाउन ड्रॉपिंग के कारण भीभ्रंश रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध किससे है? दामोदर। निम्न नदियों में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित? दामोदर नदी। निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह पाया जाता है? लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट रावली श्रृंखला से स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सुरसुती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है, ठीक है। और इसके साथ जो है यह प्रवाह मार्ग में ऊपर से 100 किलोमीटर तथा 100 किलोमीटर तक मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल जो है खारा हो जाता है, जो यहाँ की इसके प्रवाह मार्ग की सतह लवण समृद्ध होने का कारण बनता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह भूमि बंधित नदी है। जल के खारे पानी के कारण इसका नाम लूनी राजस्थानी लूड़ी नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। भूमि बंधित नदी आपको अभी जस्ट बात की है, लूनी नदी। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा सही है? कौन सा सही है? यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अंतःस्थली नदी का उदाहरण कौन सा है? लूनी नदी है। अंतःस्थली अपोहन नदी का उदाहरण कौन सा है? घग्गर नदी भी है और लूनी नदी भी है, ठीक है। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी सीमा पारी नदी है जो नेपाल भारत को होकर प्रवाहित होती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखते हैं। 2008 में बिहार की कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तित करके आपदा लाई थी? वो कोसी नदी है, ठीक है। कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। 2008 में काफी बड़ी मात्रा में बाढ़ आया था। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सा है? कोसी नदी, ठीक है। मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी जाना जाता है। नदी खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? खारी नदी नाम से दो नदियों का उद्गम राजस्थान राज्य से होता है। राजस्थान से होता है। गुजरात की ओर प्रवाहित होने वाली खारी नदी पश्चिम बनास की सहायक नदी है, जिसका उद्गम राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद से होता है। यह नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि अन्य खारी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्पर नामक स्थान के समीप से होता है। यह बनास की सहायक नदी चंबल की उप सहायक नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं। यमुना की सहायक एवं यमुना की उप सहायक नदी भी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। खारी नाम से गुजरात की ओर प्रवाहित होने वाली नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है, जबकि चंबल उप सहायक बनास की सहायक नदी खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। निम्नलिखित में कौन सी नदी स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी
और उसकी प्रमुख धाराएं तिब्बत एवं नेपाल से उद्गमित होती है। कोसी नदी का 7 धाराएं, जिसमें सोन, अरुण, तामोर, कोसी प्रमुख है। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर किस नदी से? गंडक नदी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम श्योक, जासकर, स्पीति और सतलज है। ठीक है, आगे देखते हैं। संथाल परगना में लाने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर है? मयूराक्षी नदी। ठीक है, हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर। आगे देखते हैं। राज्य और नदियां। दो राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना से संबंधित हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन और बेतवा को जोड़ने की बात की गई थी। ठीक है, ये 2005 में समझौता हुआ था इसका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाटी नदी घाटी परियोजना लागू किया गया है बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट नदी परियोजना। निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया जाता है? बेतवा नदी पे राजघाट परियोजना बनाया जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित है? कौन सा सुलेमित है? इसमें देखिए, चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस। मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी डॉक्टर अम्बेडकर नगर के पूर्व मध्य प्रदेश से निकलते हुए जाना पाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना में मिलती है। सोन नदी गंगा में मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन कारण है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, और कारण दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी। ये गलत हो जाएगा, 8 सही हो जाएगा। ठीक है, काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर कर्नाटक के डिंडी गांव से निकट निकलकर उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ए वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। खरवार एवं कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी में मैंगनीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित हो जाता है। दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरिप, पश्चिम में अरब सागर से पूर्व बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है। ठीक है, आगे इसमें कोई जरूरी फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं नजर आ रहा। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? वो कौन सी नदी है? चेनाब नदी। प्रश्नकाल के दौरान भारत की चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया गया था। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रांड कैन पुल है, चीन में स्थित है। यह पुल बेपन जियांग नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, बिहार की राजधानी बिहार पटना में। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में सतलज नदी का उद्गम नहीं होता है। ठीक है, यह कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल झील से निकलती है। यह पश्चिम दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए शिवकिला से भारत में प्रवेश करती है। कपली जिसकी सहायक नदी है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कामरूप असम इसी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। नदी और सहायक नदी। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। तो ठीक है, गंगा की सहायक नदी जो है आपका सोन नदी हो जाएगा। ठीक, और आगे कृष्णा की सहायक नदी जो है भीमा हो जाएगा। और गोदावरी, 1-2 ऑप्शन से देखते हैं, हो सकता है आंसर आ जाए। तो ए का 4 और सी का 1। ए का 4 और सी का 1। ए का 4 अगर करेंगे, ए का 4 सी का 1 करेंगे, तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। ए का 4 इसमें भी है, तो इसका आंसर डी। गंगा, सोन, गोदावरी, मंजीरा, कृष्णा, भीमा,
यमुना केन नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। मैचिंग है कृष्णा ब्रह्मपुत्र गोदावरी यमुना। तो भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की है, तो एक का अगर चार आप मिलाएंगे तो एक का चार जो है केवल एक ही में है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी, इंद्रावती, यमुना, चंबल नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो बी का वन अगर आप मिलाते हैं तो बी जो है वन दो में है। ठीक है, आगे देखते हैं। और बी का वन, एक राप्ती जो है घाघरा नदी की सहायक नदी, तो एक का चार अगर आप करेंगे, एक का चार इसमें भी है, इसमें भी है। और कोरला कोरला नदी जो है आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो डी का तीन अगर करेंगे तो डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। राप्ती, आगरा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हिरण, नर्मदा, कोरला, गोदावरी। आगे देखते हैं। कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? लूनी राजस्थान से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी के बारे में हम इसके पहले सारे चर्चा कर लिए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने स्थान प्रवाह स्थान की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती हैं, अर्थात वह स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। भारत में चंबल और सोन नदी इसी का उदाहरण है। ठीक है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? असम पश्चिम बंगाल के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी ढलान से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। ठीक है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बिहार झील से। बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से आपका जो है कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और बेरीनाथ स्रोता से जो है झेलम निकलती है। और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, छोटा नागपुर, सोल्ट। तो एक दो तीन चार क्रम से सही हो, बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है और यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार के खमार पाट पहाड़ी से निकलती है। यह हजारीबाग पहाड़ एवं रांची पठार के मध्य से प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी। तो इसको जो है मैचिंग के लिए करना। शिवनाथ जो है महानदी का जो है सहायक नदी है। अगर बी का तीन करते हैं, बी का तीन आगे देखते हैं ऑप्शन में होगा। तो ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है। तो इसमें वर्धा देखिए, पेनगंगा, महानदी, शिवनाथ। महानदी का शिवनाथ बताए थे। दामोदर, बराकर नदी, कावेरी, भवानी नदी। पेनगंगा नदी बुल्ढाना श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है। यह वर्धा से मिलती है। वर्धा पेनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी से मिलती है। प्राणहिता अंततः गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार पेनगंगा गोदावरी की उपसहायक नदी है। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित है? कौन सी नदी से? पेन्नार नदी से। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी पेन्नार नदी से निर्मित। यह आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कड़प्पा जिले में स्थित गंडीकोटा। ठीक है, यह एक प्रकार से कार्य है। गंडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। बेतवा, छिप्रा, वैनगंगा, तवा नदी का जो है इसमें मैच करना है। तो बेतवा नदी आपका जो है यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, और छिप्रा नदी जो है आपका चंबल की सहायक नदी है। तो एक का दो जो है केवल एक ही में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बेतवा, यमुना,
क्षिप्रा, चंबल, वेनगंगा, गोदावरी, तवा, नर्मदा। आगे देखते हैं। यमुना, कृष्णा, गोदावरी दोनों को मैच करना है, ठीक है। तो इसमें जो है महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। गोदावरी जो है नासिक से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये सारी नदियों का हम डिटेल चर्चा पहले ही हम कर लिए हैं। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसकी लंबाई कितनी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें। झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है। झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है। इसको देखते हैं। कृष्णा नदी सीधे कोल्लू झील का भ्रमण करती है। गंडक नदी के विसर्पण में कांवर झील निर्मित है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कृष्णा नदी सीधे कोल्लू झील का भ्रमण नहीं करती, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा। एक ऑप्शन सही है, केवल एक आंसर सही है। बूलर झील के पानी का स्रोत जो है झेलम नदी है। इस झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जैना लेक भी कहते हैं। इस द्वीप का निर्माण राजा जैनवल अबीदिन ने करवाया था। कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से केल्लू झील का भ्रमण नहीं करती है, ठीक है। केल्लू झील को दो मौसमी धाराएं बुडमेरू और तमिलेरू जल से प्राप्त होता है, जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित होती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील, यह भारत के बिहार में बेगूसराय जिले में स्थित ताजे जल की गोरखपुर झील है। बूढ़ी गंडक नदी के एक पुराने वितरिका के विसर्पण द्वारा जो है कांवर झील का निर्माण हुआ, तथा 3 जो है सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है नदियों के किनारे कुछ शहर हैं, आप इसके बारे में भी जो है चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ पे मैप में देख लीजिएगा और हम डायरेक्ट यहाँ पे चर्चा करते हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। तो ये कभी कभी मैच के लिए आ जाता है, शहर दे देगा और बोलेगा कौन सी नदी से संबंधित ये शहर है। यमुना दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। भागीरथी उत्तरकाशी, मूसी हैदराबाद, कृष्णा विजयवाड़ा, गोदावरी नांदेड़, नासिक, राजमुंदरी, झेलम श्रीनगर, सिंध लेह, सतलज लुधियाना, साबरमती अहमदाबाद, गांधीनगर, गोमती लखनऊ, ताप्ती सूरत, बैतूल, इंद्रावती जगदलपुर, नर्मदा जबलपुर, क्षिप्रा उज्जैन, रामगंगा बरेली, मंदाकिनी रामबाड़ा, गौरीकुंड गुप्तकाशी, सरयू अयोध्या, राप्ती गोरखपुर, ब्रह्मपुत्रा गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, चंबल कोटा, महानदी कटक। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें जो फैक्ट आएंगे उस पर डिस्कस करते चलेंगे। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है, ठीक है। कानपुर को जो है इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ चमड़ा उद्योग भारत के लिए प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी किनारे अवस्थित बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? उत्तरकाशी नहीं है, ठीक है। उत्तरकाशी गंगा नदी की एक सहायक भागीरथी नदी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के संगम पर निर्माण होता है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ठीक है। फतेहपुर भागलपुर जो है कानपुर गंगा नदी के किनारे। लेह कहाँ पे अवस्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ठीक है। अब लेह जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? लुधियाना रावी नदी के तट पे नहीं है, ये बल्कि सतलज नदी के तट पे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? भुवनेश्वर महानदी से संबंधित नहीं। भुवनेश्वर राजधानी जो है उड़ीसा की राजधानी है। यह महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान दया और कुआखाई नदी के तट पर है, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? हैदराबाद जो है कृष्णा से संबंधित नहीं है। जबलपुर नर्मदा, हैदराबाद मूसी नदी से संबंधित है। कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं? हैदराबाद, तभी बताएं
हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। आगे देखते हैं, कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन, तो इसको मैच करना है, ठीक है। तो कटक जो है कहाँ पे है, ये महानदी के किनारे है, और लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है, नासिक जो है गोदावरी नदी के, और उज्जैन क्षिप्रा नदी। इस तरह से कौन सा आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कटक उड़ीसा में महानदी, लुधियाना पंजाब में सतलज नदी, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी में, उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है, सुलेमित कौन सा नहीं, भुवनेश्वर महानदी के किनारे में है, महानदी अहमदाबाद साबरमती नदी पे है, लखनऊ गोमती नदी पे, उज्जैन क्षिप्रा नदी, जबकि भुवनेश्वर महानदी पे नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तट पे दया और कुआं खाई नदी के तट पे है, ठीक है। उज्जैन कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी के तट पे है। इसमें भी बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन का संबंध जो है क्षिप्रा नदी से है। डी का 3 अगर आप करेंगे तो डी का 3 2 में, सी का यहाँ पे भी 2 है, सी का जो है 2 अगर आप कर दीजिए, और जगदलपुर का संबंध किससे है, और बैतूल, तो बैतूल का संबंध जो है ताप्ती नदी से, तो 1 का 4 कर देंगे तो 20 सही हो जाएगा, ठीक है। बैतूल मध्य प्रदेश का एक जिला है, ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर कहा जाता है। उज्जैन यह प्राचीन नगर है, यह क्षिप्रा नदी के किनारे पर, ठीक है। आगे देखते हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, कौन सा है, गोविंद घाट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, युग्म कौन सा युग्म सही है, पठरकूड़, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, हम्पी मालप्रभा के किनारे नहीं है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, लिद्दर नदी के किनारे। कश्मीर नदी जो है लिद्दर नदी के किनारे है, यह झेलम नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस तरह जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पठरपुर महाराष्ट्र, चंद्रभागा नदी भीमा नदी के किनारे स्थित है, यह भगवान विठलनाथ और रुक्मणी मंदिर यहाँ पे है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है, यह कावेरी के 2 धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम, यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर प्रसिद्ध श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा के किनारे स्थित है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के रूप में प्रसिद्ध है, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। तो दोस्तों आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब आपको क्लास अच्छा लगा हो तो बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और अगर वीडियो में आपको कुछ सजेशन देना हो कमेंट्स कर सकते हैं, और तब तक हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।